वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी अच्छे नोट के साथ हम शुरू करेंगे आज का एपिसोड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी वेबसाइट पर 65% का डिस्काउंट करंटली चल रहा है हमारे सारे पोर्टफोलियोज पर, सारे प्रोडक्ट्स पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के लिए आपको बस एक डिस्क्लेमर सा दे दूं कि थोड़े क्रैकर्स का साउंड शायद आज आपको वीडियो में सुनाई देगा बिकॉज ऑफ द ओकेजन ऑफ दिवाली। सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। विदाउट अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज में कोई भी कमी नहीं होगी, ये मैं इंश्योर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक नया साल यहाँ से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है दिवाली के इस शुभ अवसर पर। तो चलिए शुरू करते हैं यूएस इकोनॉमी के साथ। ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहली न्यूज है यूएस कंपनी के अर्निंग्स के बारे में। तो Q3 के नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, क्वार्टरली नंबर्स जो है वो आ रहे हैं। एंड पिछले एक साल में इतने अच्छे क्वार्टरली नंबर्स यूएस इकोनॉमी के, यूएस कंपनीज के लिए नहीं देखे गए हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं अब तक S&P 500 कंपनीज में। तो ओवरऑल थर्ड क्वार्टर के जो अर्निंग्स है वो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि दे हैव इंक्रीज बाय 6.3% ओवर द थर्ड क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। ऐसा कुछ डेटा के अनुसार अब तक पता चला है। लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर है S&P 500 कंपनीज का, तो उसके लिए बहुत सारे एनालिस्ट्स ने ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी टेपर डाउन कर दी है, कंसिडरिंग की हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है। वैसे में ग्रोथ के थोड़े से कंसर्न्स जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आने वाला क्वार्टर शायद उतना सबड्यूड, थोड़ा सा सबड्यूड हो सकता है, लेकिन थर्ड क्वार्टर काफी अच्छा रहा कंपनी के लिए, सारे कंपनीज के लिए। तो थर्ड क्वार्टर में मेनली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज जो सेक्टर है यूएस इकोनॉमी का, वो काफी अच्छा ग्रो हुआ है। एंड उनके जो रेट्स है वो वन ऑफ द बेस्ट है अमंग द S&P 500 कंपनीज। 90% टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, तो उनके रिपोर्ट्स के अनुसार जो उनके अर्निंग्स सामने आए हैं वो बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं। एंड 89% ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनीज जो है उनके केस में भी ऐसी ही सिचुएशन जो है वो रही है। इन्वेस्टर्स थर्ड क्वार्टर के लिए काफी वरीड थे, क्योंकि 2.8% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन था इन द सेकेंड क्वार्टर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर सेकेंड क्वार्टर। एंड ऑब्वियसली जो यील्ड्स थे वो भी शार्पली इंक्रीज हो रहे थे, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो थे वो भी इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन थर्ड क्वार्टर काफी एक अपवर्ड साइड पे, काफी एक सरप्राइजिंग क्वार्टर रहा फॉर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। लेकिन ये देखना होगा कि कैसे ये सस्टेनेंस ये सारी कंपनीज कर पाती है। द सेकेंड न्यूज अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी इज फ्रॉम मूडीज, जिन्होंने यूएस का जो क्रेडिट रेटिंग है उसको एक नेगेटिव स्टांस ले लिया है, जिस वजह से यूएस की इकोनॉमी में जो भी फेडरल पोजीशन पे लोग हैं, दे आर नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द रेटिंग दैट मूडीज हैज गिवन देम, व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियस। फेडरल स्पेंडिंग एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बड़ा राइजिंग कंसर्न है, ऐसा यहाँ पर मूडीज का यहाँ पर कहना है। जिस वजह से जो सेल ऑफ हो रहा है यूएस की गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइसेस में, तो वो दैट इज एट द लोएस्ट लेवल्स इन 16 इयर्स। सो ये एक काफी बड़ी कंसर्न की चीज उनके हिसाब से यूएस इकोनॉमी के लिए है। मूडीज ने जो आउटलुक है यूएस क्रेडिट रेटिंग का वो नेगेटिव कर दिया है फ्रॉम स्टेबल बिकॉज ऑफ लार्ज फिस्कल डेफिसिट्स एंड अ डिक्लाइन इन डेट अफोर्डेबिलिटी, ये वर्ड्स उन्होंने यहाँ पर यूज किए हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है फ्रॉम जो बाइडेंस गवर्नमेंट। हालांकि उन्होंने क्रेडिट रेटिंग में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, अभी भी उन्होंने AAA क्रेडिट रेटिंग ही दी है, जो दैट रिमेन्स क्वाइट काफी एक अजीब सी चीज है कि एक इकोनॉमी जिसका डेट टू जीडीपी भी इतना ज्यादा है, एंड दे हैव लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट रेजिंग द सीलिंग डेट ऑफ देयर नेशंस डेट सिक्योरिटीज, बट स्टिल दे हैव अ AAA क्रेडिट रेटिंग। सिर्फ जो आउटलुक है वो चेंज कर दिया है मूडीज ने टू नेगेटिव। पिछले साल, नॉट 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 इवन पिछले साल, इसी साल में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर फिच ने जो है वो क्रेडिट रेटिंग पर कुछ डाउनग्रेड्स ऑलरेडी कर दिए थे। सॉवरेन रेटिंग जो है वो थोड़ी सी डाउनग्रेड उन्होंने कर दी थी। एंड उसके बाद ये सेकंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने यूएस गवर्नमेंट की जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर जो आउटलुक है वो अब तक चेंज किया है, हालांकि अब तक रेटिंग जो है वो चेंज नहीं की। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर न्यूज है अबाउट आईआईपी इंडेक्स। तो आईआईपी इंडेक्स के हिसाब से जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है टू 5.8% इन सितंबर। एंड डिमांड जो है वो थोड़ी सी सबड्यूड नजर आ रही है। बहुत सारे कंट्रीज में ये ग्रोथ
ग्रोथ का जो नंबर है वो पॉजिटिव है ही नहीं, एटलीस्ट इन इंडिया वी हैव अ पॉजिटिव नंबर हियर, पर वो थोड़ा सा टेपर डाउन होना शुरू हो गया है। मेनली इसका रीजन ये है कि अनफेवरेबल बेस जो है उस वजह से ये मेनली रीजन आ रहा है। सो ये बेसिकली सितंबर मंथ को रिप्रेजेंट करता है। सो सितंबर 23 का कंपैरिजन हो रहा है सितंबर 22 से। पिछले साल में दिवाली थोड़ी सी ज्यादा अर्ली थी कंपेयर टू दिस ईयर, तो उस वजह से सितंबर में थोड़ा सा जो है डिमांड इंक्रीज वहीं पर आ गया था, जिस वजह से बेस जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल्स पर ऑलरेडी था। इसके अलावा एक्सेस रेनफॉल पिछले साल आया था, वो इस साल नहीं आया है, तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा सफर करता है उस वजह से, तो वो भी एक रीजन है। इकरा का हालांकि एक्सपेक्टेशन है कि जो एनुअल ग्रोथ होगा आईआईपी में वो इम्प्रूव होगा टू 7 to 10% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मेनली बिकॉज ऑफ फेवरेबल बेस। अब पिछले साल में जो बेस अनफेवरेबल था वो इस साल थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा। अक्टूबर में पिछले साल दिवाली वाला जो मंथ था वो अक्टूबर में था, तो उस वजह से जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो पिछले साल कम थे, तो उस वजह से अक्टूबर के नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि थोड़े से बेटर आएंगे। दीज आर द थिंग्स दैट चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ, लेकिन दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई the growth has slowed down a bit in this September month. अगर हम सेक्टरल एस्टिमेट्स देखें तो माइनिंग आउटपुट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है बाय 11%, 11.5% से इंक्रीज हुआ है सितंबर 23 में कंपेयर टू सितंबर 22। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो भी एक्सपांड हो गया है बाय 4.5%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज इंक्रीज बाय 9.9%। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जो सबसे ज्यादा सबड्यूड थे? सो दैट इंक्लूड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिनका आउटपुट इंक्रीज हुआ है बाय जस्ट 1%। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का आउटपुट भी सिर्फ 2.7% से ही बढ़ा है। अब आते हैं हम कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहला अपडेट है अबाउट सम की रिजल्ट्स जो फ्राइडे एंड सैटरडे को आए थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के Q2 रिजल्ट्स आए, जहां पर उनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 67%। ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। रेवेन्यू 17% से इंक्रीज हो गया, स्टैंडर्ड रेवेन्यूज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो इंक्रीज होकर 25,700 करोड़ हो चुका है। इबिटडा भी 24% से इंक्रीज हो गया है टू 4,300 करोड़। ऑटोमोटिव सेल्स जो है, अगर मैं वॉल्यूम टर्म से बात करूं तो वो 18% से बढ़ गए हैं टू 2.12 लाख यूनिट्स। मेनली जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक की ट्रेंड नजर आया है प्रीमियमाइजेशन का एंड शिफ्ट टुवर्ड्स एसयूवीज, तो वो सबसे ज्यादा सर्च जो है वो ड्राइव कर रहा है इनके वॉल्यूम्स को। ट्रैक्टर के सेल्स 4% से डिक्रीज हो गए हैं, एंड अगर हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो 15% से बढ़कर 34,400 करोड़ हो चुके हैं। सारे बिजनेसेस महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के काफी रोबस्ट है, एक्सेप्ट फॉर टेक महिंद्रा जो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो करंटली इट्स गोइंग थ्रू अ सबड्यूड फेज। Q2 में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस फार्म, ऑटो एंड सर्विसेज काफी रोबस्ट रहा, ऐसा कंपनी के जो एमडी है उनका कहना था। ऑटो काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है एंड फार्म भी अभी फार्म बेस्ड जो उनका डिवीजन है वो भी काफी रेजिलिएंट दिख रहा है डिस्पाइट अ टफ मार्केट। So these were some of the comments that their MD had to see. LIC के Q2 रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट आया है एट 7,900 करोड़। नेट प्रीमियम इनकम है वो थोड़ा सा गिर गया है एट 1.07 लाख करोड़। अगर हम हेडलाइंस को समझे तो 50% का ड्रॉप है नेट प्रॉफिट में, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज है, एक कैवियट है जिसे हमें समझना जरूरी है। पिछले साल एक अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया था जिस वजह से सितंबर 2022 के फिगर जो है वो डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है टू सितंबर 23, जिस वजह से नेट प्रॉफिट का डिक्रीज बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो हम समझते हैं कि बाकी सारी जो चीजें हैं वो किस तरह से पैन आउट हो रही है एलआईसी के लिए। तो नेट प्रीमियम इनकम जो है वो गिर गया है बाय 19% टू 1.07 लाख करोड़ इन दिस क्वार्टर। इसके अलावा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जिसे VNB कहते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। जो 6 मंथ्स पीरियड है एंडेड सितंबर 23, तो उसमें दिस नंबर इज 3,300 कंपेयर टू 3,600 फॉर द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिक्रीज नजर आ रहा है। कंपनी का ये कहना है, एलआईसी का ये कहना है कि कंपटीशन की वजह से एंड चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स की वजह से जो रिविजन रेट्स है वो अफेक्ट हो गए हैं, एंड इस वजह से वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो है वो ज्यादा अफेक्ट हुआ है कंपनी के लिए। असेट्स अंडर मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है तो वो इंक्रीज हो गया है टू 47.43 लाख करोड़ कंपेयर टू 42 लाख करोड़ जो पिछले साल था, तो 10.47% से एलआईसी का एयूएम बढ़ चुका है। एलआईसी का एयूएम जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। सो ऑब्वियसली बढ़ते हुए मार्केट का भी थोड़ा सा फायदा यहाँ पर हुआ है, और ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन एलआईसी आल्सो हैज इन डेट मार्केट, तो वहां पर भी थोड़ा सा इंक्रीज जो है इनको हेल्प करता है।
So these were the numbers of LIC. Overall हम कह सकते हैं कि they were still subdued results even if we account for कि accounting policy change हुई है जिस वजह से numbers थोड़े से change नजर आ रहे हैं. अगले रिजल्ट का डिस्कशन जिसका हम करने वाले हैं दैट इज आइशर मोटर्स, जिनके Q2 रिजल्ट्स आए हैं. प्रॉफिट्स काफी अच्छे से एक्सपांड हुए हैं, मार्जिन्स भी बहुत अच्छे से बढ़ गए हैं. कंपनी के लिए ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स एंड इबिडा वाला क्वार्टर जो है वो रहा है. तो मेनली क्या रीजंस रहे, तो सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स बहुत ज्यादा अच्छे रहे एंड कमर्शियल व्हीकल्स के भी सेल्स काफी अच्छे रहे. कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 55% से बढ़ गया है टू 1016 करोड़ इन दिस क्वार्टर. एंड EBITDA मार्जिन जो है वो भी काफी हेल्दी इंक्रीज हो गया है टू 26.42%, जबकि पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में ये 23.62% था. तो लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स से इंक्रीज हो गया है कंपनी का EBITDA मार्जिन. मेनली कंपनी का ये कहना है कि हायर स्केल ऑफ ऑपरेशंस यानी ऑपरेटिंग लेवरेज उस वजह से एंड रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट, ये दो रीजंस की वजह से मार्जिन्स काफी अच्छे रहे कंपनी के लिए. फोर्टिस हेल्थकेयर ने भी अपने Q2 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए. नेट प्रॉफिट कंपनी का गिर गया है बाय 16% टू 184 करोड़. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की जहां तक बात आती है तो वो 10% से इंक्रीज हो गया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. हॉस्पिटल बेस्ड कंपनी है. अपोलो हॉस्पिटल्स के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल कंपनीज है ये इंडिया में लिस्टेड. EBITDA जो है कंपनी का दैट केम एट क्वाइट स्ट्रॉन्ग एट 329 करोड़ अगेंस्ट 303 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रहा था. EBITDA मार्जिन जो है इस क्वार्टर के लिए वो थोड़ा सा कम हो गया एट 18.6%. एंड ऑक्यूपेंसी, अभी हॉस्पिटल रिलेटेड जो कंपनीज है उनमें ऑक्यूपेंसी, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ये सारे पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम हो गई है एट 68%. एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड हालांकि ग्रो हो गया है. इसका मतलब जो मिक्स है ना वो थोड़ा सा बेटर हो गया है कंपनी के लिए. सर्जिकल मिक्स अगर बेटर हो जाता है तो दी कंपनी कैन अर्न मोर थ्रू दी सर्जरीज. इस वजह से उनका जो मार्जिन है वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है. इंटरनेशनल पेशेंट्स का रेवेन्यू काफी अच्छे से इंक्रीज हो गया है टू 126 करोड़ ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, विच इज अ ग्रोथ ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. मामा अर्थ का पेरेंट यानी होनासा कंज्यूमर का स्टॉक 5.7% से सर्ज हो गया ऑन फ्राइडे, मेनली बिकॉज ऑफ अ बुलिश कवरेज रिपोर्ट फ्रॉम जेफरीज. जेफरीज का ये कहना था कि 27% का ग्रोथ उन्हें नजर आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 years. कुछ की रिस्क्स भी उन्होंने बताया कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस से काफी थ्रेट होता है कंपनी को, एंड ब्रांड एक्सपेंशन अगर स्लो रहा तो ये कंपनी के लिए एक रिस्क हो सकता है. हालांकि अब तक मार्केट्स आर स्टिल इवैल्यूएटिंग कि कैसे इस कंपनी को वैल्यू करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ओवरऑल सेंटिमेंट अगर हम देखें तो काफी नेगेटिव सेंटिमेंट रही थी. इवन जो IPO ओपन हुआ सिर्फ 2% के लिस्टिंग गेन से ओपन हुआ था. So it remains to be seen कि what exactly is Jefferies seeing in Honasa Consumer to be able to say कि इस कंपनी में इतना ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल उन्हें नजर आ रहा है. जेफरीज के हिसाब से जो स्टैंड आउट इमर्जिंग ट्रेंड है कि जो न्यूअर प्रोडक्ट्स है उनके एंड मिलेनियल फोकस्ड अप्रोच जो है वो काफी स्टैंड आउट चीज है, ऐसा उनका कहना है. ऑफलाइन में बेटर मार्जिन कंपनी को मिल रहे हैं एंड ब्रांड्स के साथ जनरल ट्रेड में उनके 1,50,000 आउटलेट्स में उनका प्रेजेंस है एंड 31 मर्चेंडाइज ट्रेड चेन्स भी उनके पास है. तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई है कि जो उनके लिए जो उन्हें एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है विद इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. अभी भी उनके जो मार्जिन है वो काफी सॉलिड है, 70% के ग्रॉस मार्जिन है ऐसा जेफरीज का कहना है, एंड एक असेट लाइट मॉडल है. लेकिन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज एंड दे हैव फेल्ड टू स्केल एंड मैच द प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स जो मार्केट को एक्सपेक्टेड होते हैं. वी ऑलरेडी हैव एन एग्जांपल ऑफ नायका इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. तो हमें ये देखना होगा कि कैसे ये कंपनी जो न्यूली लिस्टेड है वो पब्लिक डोमेन में आके कैसे अपने खुद के जो प्रोग्रेस है उसको प्रूव करने की कोशिश करती है. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज. अभी हमारा फाइनल सेक्शन आता है बिलीव इट और नॉट सेक्शन. आई एम श्योर कल आपने मुहूर्त ट्रेडिंग किया होगा. अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक लिया है तो डू मेंशन कि आपने एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स में कल बाइंग की थी. मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में आज एक बिलीव इट और नॉट सेक्शन में मैं कुछ नॉलेज शेयरिंग करने की कोशिश करूंगा. इसमें कोई मेजर फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ बिलीव इट और नॉट में, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि बहुत सारे कमेंट्स में मैंने लोगों के रिप्लाईज देखे कि उनको जानना था कि संवत क्या होता है. एंड जो संवत 2080 जो संवत है उसका क्या मीनिंग होता है. तो इस पे मैं थोड़ा सा एक आपको जो है वो ब्रीफ देना चाहूंगा. तो ऐसा माना जाता है कि जो किंग विक्रमादित्य थे उज्जैन के, उन्होंने मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत की थी टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू हिज किंगडम. तो ये एक मेन
उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। एंड उसी के साथ उन्होंने एक न्यू कैलेंडर की शुरुआत की विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिवाली, विच इज द हिंदू न्यू ईयर। एंड इस एरा को विक्रमा एरा कहते हैं, इसलिए विक्रम संवत उसको कहा जाता है। एंड आगे चल के जो किंग चंद्रगुप्त थे, उन्होंने खुद को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। एंड इसके बाद उन्होंने ही चेंज्ड द नेम ऑफ द एरा टू विक्रम संवत। एंड ये हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से अभी 2023 आ रहा है, तो उस हिसाब से, इस कैलेंडर के हिसाब से ये जो विक्रम संवत है, इसकी शुरुआत 57 बीसी में हुई थी। इस वजह से देयर इज अ गैप ऑफ 57 इयर्स बिटवीन द ईयर दैट वी फॉलो एज पर द ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड एज पर द विक्रम संवत। इसी वजह से ये एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। इसकी ट्रेडिशन कब से शुरू हुई थी, मुहूर्त ट्रेडिंग की स्टॉक मार्केट्स में कब से ट्रेडिशन शुरू हुई थी? दिस डेट्स बैक टू 1957। तब से मुहूर्त ट्रेडिंग का कंसेप्ट बीएससी में चालू हो गया था। उसके बाद एनएससी जब आया तो एनएससी ने भी ये चीज फॉलो की है। मुहूर्त ट्रेडिंग पर लोग ये एक ऑस्पिशियस चीज मानते हैं कि वो कोई स्टॉक खरीद लेते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, अपने बच्चों के लिए खरीद लेते हैं। बट ये एक जस्ट ऑस्पिशियस चीज मानी जाती है कि आप एक नया साल शुरू कर रहे हो, तो ऐसे में आप एक कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहते हो, ऐसी एक ट्रेडिशन चलती आ रही है। इस वजह से सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट होने की वजह से कई बार मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मुहूर्त ट्रेडिंग में जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव ही क्लोज होता है, जैसा कि कल हुआ था। पिछले 10 साल में सिर्फ 2 साल, दैट इज 2016 एंड 2017 में, जो सेंसेक्स है वो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ है। उसके अलावा हर साल वी आर सीइंग इन द लास्ट 10-12 इयर्स कि मुहूर्त ट्रेडिंग पर जो इंडेक्स है वो पॉजिटिवली ही क्लोज होता है। So that was some brief about the मुहूर्त ट्रेडिंग and what संवत exactly means. तो इसी पर मैं आज जो है बिलीव इट और नॉट, इसी पर बेस्ड मैंने आपसे शेयर करना चाहा। दिवाली की फेस्टिव वाइब्स है, तो ऐसे में आज स्टॉक मार्केट्स का इस साल का पहला दिन रहेगा। तो इसी के साथ हमने इस एपिसोड की आज शुरुआत की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने मुहूर्त ट्रेडिंग में एग्जैक्टली कौन से कंपनीज के शेयर्स बाय किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।